गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिनों हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे और मोशन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा, जैसे मोशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, ठीक है। उसमें मोशन से संबंधित और भी परिभाषाएं जैसे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सब से चीज़ों को हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और मोशन से संबंधित जो सवाल होते हैं वो कुछ समीकरणों पर आधारित होकर के सॉल्व किए जाते हैं, ठीक। तो ये 3 तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं इस मोशन में, है ना। 3 तरह के समीकरण होते हैं जिन पर कि मोशन को डिफाइन किया जा सकता है, मोशन के सारे कैरेक्टर्स को डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक। तो ये 3 इक्वेशन क्या होते हैं? ये 3 इक्वेशन होते हैं आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ठीक। ये 3 इक्वेशन होते हैं और इन 3 इक्वेशंस में जो इसके लिटरल मीनिंग्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि u जो है इनिशियल वेलोसिटी को दिखाता है, यानी कि प्रारंभिक वेग को बताता है। v जो है ये फाइनल वेलोसिटी को, यानी कि अंतिम में वेग को बताता है। डिस्टेंस, ये s जो है डिस्टेंस कवर्ड यानी कि चली गई दूरी को बताता है। a जो है एक्सीलरेशन को बताता है, त्वरण को, और t जो है समय को बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन इक्वेशंस के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ठीक है। लेकिन ये संबंध यानी कि ये इक्वेशन कैसे प्राप्त किए गए, ठीक है, इसको हम लोग आज सीखेंगे कि इनकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, इनका डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनमें अक्सर ये पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को ये पूछा जाता है कि ये इक्वेशन कैसे डेरिवेट होता है या फिर इसका डेरिवेशन लिखो एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। और दूसरी बात ये कि इन समीकरणों पर आधारित जो सवाल होते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको भी आज सीखेंगे, ठीक है, या फिर नेक्स्ट में सीखेंगे, ठीक। तो कुछ सवाल सॉल्व भी करेंगे इस पर हम संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चाहे मैथमेटिकली या फिर ग्राफ विधि से कैसे हम इन तीनों इक्वेशंस को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को कैसे हम डेरिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस तीनों इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि माना कोई गतिमान वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है ना। तो ये u क्या है? उसका इनिशियल वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक, जिससे कि वो चलना शुरू करती है, ठीक। और कुछ समय बाद यानी कि t समय बाद उसका अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। और इस गति के दौरान यदि उस वस्तु में जो चल रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें अगर एक्सीलरेशन a हो तो, और उस पूरे गति के दौरान उस मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी अगर s है तो, ठीक है ना। तो ये इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद हम पहला समीकरण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए माना कि त्वरण, अब कल आपने सीखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हो, एक्सेलरेशन कहते हो। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? जो अंतिम वेग है उसको, उसमें से प्रारंभिक वेग को घटा दिया जाए, चूँकि वेग बढ़ रहा है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है वेलोसिटी किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट में जो मोशन कर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी को घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वेग में परिवर्तन मिल जाएगा। और उसको समय से अगर भाग दे दिया जाए, है ना, जो जिसमें कि वो परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कि वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ है ना, तो उस समय से भाग देने पर हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अंतिम वेग मान लीजिए कि v हो जा रहा है गति के दौरान, और प्रारंभिक वेग उसका कितना था, वेलोसिटी कितनी थी, u थी, उसको समय से अगर हम भाग देंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, ठीक। अब इसको, ये एक्सीलरेशन a है, अब इसको हम डायगोनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं लिख करके, तो क्या हो जाएगा, at इक्वल टू v माइनस u। अब इसको उठा करके इसके साथ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस at इक्वल टू v। अब इसको सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, ठीक, कि v इक्वल टू u प्लस
at। यही फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। ये गति का पहला समीकरण है, किताबों में भी दिया हुआ है, बड़े आराम से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं, तब तक आप इसका नोट कर लीजिए, ठीक। अब है गति का दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, प्रति सेकेंड वेग में हुई बढ़ोतरी, ठीक। वेग में जितना बढ़ोतरी या फिर घटोत्तरी होता है ना, तो उसको एक्सीलरेशन या फिर डिसीलरेशन कहते हो रिस्पेक्टिवली, ठीक। या तो उसको त्वरण कहोगे या फिर मंदन कहोगे। अगर घट रहा है तो मंदन होगा, बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, यानी कि त्वरण होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर u वेग से, जरा इसका स्टेटमेंट सुनिए, आप लिखिएगा, ठीक है, कि अगर u वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है तो एक सेकेंड बाद उसमें जो वृद्धि होगी, उसके वेलोसिटी में जो बढ़ोतरी होगी, वही उसका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। आप ये पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि गति के दौरान, ड्यूरिंग द मोशन, वेग में वृद्धि, इंक्रीज इन वेलोसिटी, वो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड बाद, यहाँ पर लिख दीजिए एक सेकेंड बाद वेग में वृद्धि कितना हो जाएगा, u प्लस ए होगा, ठीक है। यही 2 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मोशन aगर हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर है तो कितना हो जाएगा, u प्लस 2a होगा, ठीक। अब गति के या वस्तु के रुकने से एक सेकेंड पहले वेग कितना हो जाएगा। अब अंतिम वेग अगर फाइनल वेलोसिटी अगर भी हो जाती है ना एक सेकेंड बाद, तो एक सेकेंड पहले, ठीक है, कितना रहा होगा, v माइनस ए, ये होगा। ये 2 सेकेंड पहले वेग कितना रहा होगा, v माइनस 2a, ठीक है। तो अब जो है केवल इन्हीं दोनों को लेकर के अगर हम एवरेज रेट पता करें तो औसत वेग क्या हो जाएगा, u प्लस ए, ठीक, अब प्लस v माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक, लिख सकते हैं। तो ये एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी औसत कैसे पता करते हैं, औसत पता करने के लिए जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उसको ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटीज से भाग देते हैं। यहाँ पे 2 क्वांटिटी, एक ये हो गई एक ये हो गई, 2 क्वांटिटी है और दोनों क्वांटिटी को ऐड कर दिया आपस में, 2 से भाग दे दिया। तो अब क्या मिलेगा हमको, u प्लस v बाई 2 ये मिलेगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका भी एवरेज औसत वेग मिल गया, ठीक है। तो इसी औसत वेग से पूरी गति होती है। तो मान लिया कि t सेकेंड तक, ठीक, यानी कि t सेकेंड तक कोई वस्तु गतिमान है, तो उस t सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी, ठीक। इसी एवरेज वेलोसिटी से अगर कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट चल रही है तो चलते हुए t सेकेंड में उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ये आप जानते हैं। तो वेलोसिटी की जगह हम एवरेज वेलोसिटी रखेंगे और टाइम की जगह t रखेंगे, ठीक, और डिस्टेंस की जगह s रख लेंगे, ठीक।
तो अब क्या हो जाएगा, t सेकेंड में चली गई दूरी, ये यस बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस भी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, u t प्लस भी टी, या इसको यूं ही रख देते हैं हम, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना करके। ठीक है, डायरेक्ट पहले लिखते हैं इसको, u प्लस v का वैल्यू, चूंकि v बराबर u प्लस ए टी अभी आपने पढ़ा। ठीक, ये भी आपने सीखा, v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर v की जगह u प्लस ए टी रख सकते हैं, u प्लस ए टी। ठीक, ये डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t, तो कितना हो जाएगा, ये 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 होगा, मल्टीप्लाइड बाई t होगा, ये यस है। ठीक, तो अब हम थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं मिटा करके। ठीक है, ठीक है, तो ये यस बराबर 2u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी है। ठीक, तो अब जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे t से, कितना हो जाएगा ये 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा था, ये यस हो गया। यस क्या है, चली दूरी, यस हो गया। ठीक, यस बराबर, तो अब जो है ये कितना हो जाएगा 2ut बाई 2, इसको अलग अलग कर लेते हैं, और ए टी स्क्वायर बाई 2 दोनों में भाग देते हैं, यस हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यस बराबर क्या बचा आपका, ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। ठीक है, बात समझ में आई, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद जो है हम तीसरा समीकरण सीखेंगे। तीसरा समीकरण क्या है, ठीक है, तो तीसरा समीकरण जानने के लिए क्या करते हैं, गति का थर्ड इक्वेशन, ये क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हमें प्रूव करना है। ठीक, तो हम लिखते हैं गति के पहले समीकरण में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, बोथ द साइड्स, है ना, इस v इक्वल टू गति का पहला समीकरण क्या था, u प्लस ए टी। ठीक, इन दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। ठीक, ये v स्क्वायर हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं कि ये u स्क्वायर प्लस 2a, इसमें इस क्वांटिटी में से 2a बाहर ले लीजिए। ठीक, तो 2a बाहर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 1/2 a t स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, और ये कितना बचेगा ut। ठीक, ut बचेगा। ठीक है, तो u स्क्वायर प्लस 2a, ये ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऐसे उलट करके लिख लेते हैं। तो ये समीकरण जो ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है,
ये किसके बराबर है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर किसके बराबर है, ये यस के बराबर है। इस समीकरण से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस पूरे क्वांटिटी के बदले में सिर्फ यस लिख सकते हैं, u स्क्वायर प्लस 2a, और इस पूरे क्वांटिटी के बदले में केवल यस लिख लेंगे, और ये किसका है, v स्क्वायर के बराबर है। यही आपका गति का तीसरा समीकरण था। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन मिल गए, कैसे डेरिवेट किया जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको ग्राफ मेथड से कैसे इसको हम डेरिवेट करेंगे। ठीक, लिख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि कोई यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाया गया है। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी मान लीजिए कि u है। ठीक, और t टाइम के बाद, ठीक है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ठीक, यानी कि u से बढ़ गया at। 1 सेकंड में a वृद्धि होती है, 1 सेकंड a की, उसके एक्सीलरेशन की, और t सेकंड में at की वृद्धि होगी। तो u प्लस at ये बराबर क्या होता है, v के बराबर, यानी कि अंतिम में जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है e पर, वो v है। ठीक, हो गया। ये पूरा u से पॉइंट O से E तक ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अंतिम में, t समय के बाद। ये 0 टाइम पर इसकी वेलोसिटी u थी, और t टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, बढ़ करके v हो गई। ठीक है, तो अब जो है ये वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो किसको बताता है, एक्सीलरेशन को। ठीक, और एक्सीलरेशन इसके स्लोप से मिलता है। ठीक है, जो एक्सीलरेशन है इस ग्राफ का, स्लोप से एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं, ये tan थीटा। ठीक, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये BC बाई AB। ठीक, ये एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, एक्सीलरेशन देगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा ग्राफ में, BC बाई AB, ये BC बाई AB। ठीक, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, ये BC है, अब बाई बेस कितना है, AB है। तो ये BC जो है किसके बराबर है, CD माइनस BD के बराबर। ठीक है, CD में से अगर BD को घटा दिया जाए तो ये आपको मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, BC मिल जाएगा। ठीक, और अपान टाइम ये क्या हो जाएगा, AB, ये एक्सीलरेशन देगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, CD, ये C और D कितना है, V के बराबर है, V और माइनस BD ये किसके बराबर है, पॉइंट B पर U के बराबर है। तो U बाई टाइम, AB कितना है, AB ये टाइम इंटरवल T है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायगोनली, तो क्या मिलेगा, AT इक्वल टू V माइनस U। ठीक, इसको उठा करके इधर लिखेंगे तो AT प्लस U इक्वल टू V। अब थोड़ा कायदे से इसको लिख लेते हैं, V इक्वल टू U प्लस AT। ये ग्राफ विधि से आपको मिल गया पहला इक्वेशन, गति का पहला इक्वेशन मिल गया ग्राफ विधि से। ठीक, इसके लिए स्टेप लिखेंगे क्या, कि ये पूरा स्टेप लिख लेंगे। ठीक है ना, ये समय और वेलोसिटी यानी कि वेग ग्राफ। ठीक, ये AC टाइम और वेलोसिटी ग्राफ है। ये इसका स्लोप जो है ये एक्सीलरेशन बताता है, पिछले बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब स्लोप कैसे पता किया जाता है, tan थीटा यानी कि BC बाई AB से। अब BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, CD माइनस BD कर देंगे बटा AB, ये आपको मिल जाएगा
एक्सीलरेशन। ठीक है, ओके। अब इसका सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम लोग। अच्छा, गति के दौरान चली दूरी यस, है ना, जो यस होता है डिस्टेंस, चली गई दूरी, है ना, इस ग्राफ के द्वारा जो कवर्ड एरिया है ना, जो एरिया है इस ग्राफ के अंडर में, उस पूरी एरिया का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, ठीक है ना, उसी को क्या कहेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, सॉरी डिस्टेंस कहेंगे। उस गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई दूरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एरिया को नापेंगे, तब हमको मिलेगा डिस्टेंस, यस मिलेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो ये ट्रायंगल मिल गया, ठीक है ना, दूसरा ये आयत मिल गया। ठीक है, तो ट्रायंगल का अलग एरिया निकालेंगे और ये रेक्टेंगल का अलग एरिया निकालेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, उससे हमें पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, BC मल्टीप्लाइड बाई AB, और प्लस इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB मल्टीप्लाइड बाई OA। ठीक, ये होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं 1/2 BC, BC क्या था, BC ये बाई मल्टीप्लाइड बाई AB, BC कितना है, ये 80 है, 80 है, और मल्टीप्लाइड बाई AB इंटू टाइम। ठीक है, अब प्लस AB, AB कितना है, ABT, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई OA यानी कि U। ठीक, तो अब जरा देखिए क्या मिल जाएगा, ये 1/2, ये 80 स्क्वायर हो गया, एक कोष्ठ में, एक ब्रैकेट में, और प्लस UT एक अलग में मिल गया। तो इसको थोड़ा कायदे से लिख देंगे, तो UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये यस होगा। यही आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ले लीजिए, चुपचाप उठा लीजिए धीरे से। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक, you have proved by graphical method the second equation of motion. ठीक, now we have to know about the third equation of motion graphically. We have to prove it, we have to derivate it. Then अब हम तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इस ग्राफ मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो अब गति के दौरान क्षण t में चली दूरी, ठीक, किसी क्षण t में चली गई दूरी। तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो पूरा ट्रेपीजियम है, ठीक है ना, जो समलंब चतुर्भुज है ना, उसका क्षेत्रफल नापते हैं। ठीक है, उसका क्षेत्रफल नाप लेते हैं, उसका एरिया मालूम कर लेते हैं, वही ये चली गई दूरी यस होगी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि दो भुजाओं के बीच की दूरी अगुणे दोनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, OA प्लस CD डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है AB। ठीक, तो OA
ये क्या है, u के बराबर है, और सी डी किसके बराबर है, v के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई ए बी क्या है, t है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, इस फिगर में देख रहे हैं, ये ए बी क्या है, t के बराबर है। तो आप जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि t बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा ए। पहले समीकरण से अगर इसको मॉडिफाई करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा ए हो जाएगा। तो इस t का वैल्यू ये रख सकते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, v माइनस यू बटा ए होगा। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये u भी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर माइनस यू भी डिवाइडेड बाई 2a, ये यस हो गया। तो ये u भी प्लस और माइनस यू भी ये ख़त्म हो जाएगा। अब बचा क्या आपका, यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a बच गया। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल, तो कितना हो जाएगा, 2a यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको उठाकर किधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सीधा सीधा हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही आपका गति का तीसरा समीकरण था। ये तीनों इक्वेशन चाहे मैथमेटिकली चाहे ग्राफिकली आप प्रूव कर सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक you all have understood it very well, how you can derivate 3 equations of motion and how you can write in your examination. I think by very simply I have described it. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो ज़रूर पसंद आएगा तो फिर just you should like and subscribe. Thank you very much.